बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट एडवेंचर इमरान सीरीज, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर बड़ी सी मेज के पीछे ऊंची पुश्त वाली रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठा हुआ एक गेंडे नुमा शख्स बेइख्तियार चौंक पड़ा। इस गेंडे नुमा आदमी का ताल्लुक ताबात की एक इंतहाई खुफिया और ताकतवर तंजीम ब्राइट सन से था। ये तंजीम इंतहाई फ़आल और मुनज़्ज़म थी, जिसका नेटवर्क पूरे ताबात के साथ साथ दुनिया के बेशुमार मुल्कों में फैला हुआ था। ये तंजीम ताबात समेत पूरी दुनिया में हर किस्म के क्राइम करती थी। क्रिमिनल तंजीम का चीफ ही मोटा गेंडेनुमा आदमी था, जिसका नाम कुछ और था, लेकिन सब इसे ब्लैक ड्रैग कहते थे। तंजीम समेत पूरे ताबात में ब्लैक ड्रैग का नाम दहशत की अलामत समझा जाता था, जिसे सुनकर बड़े बड़े क्रिमिनल्स का खून खुश्क हो जाता था। ब्राइट सन तंजीम ने यूं तो पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला रखा था, लेकिन वो ताबात में इंतहाई बच बचाकर काम करते थे और ताबाती हुकूमत के आला ओहदेदारों के पास इस तंजीम की मुकम्मल मालूमात नहीं थी। ताबात हुकूमत इस तंजीम को एक आम और छोटे मोटे क्राइम करने वाली तंजीम समझती थी। इस तंजीम के खिलाफ हर किस्म की कानूनी कार्रवाइयां होती थी, लेकिन ब्लैक ड्रैग अपनी तंजीम के हर रुकन का खुसूसी ख्याल रखता था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, उसका असल नाम क्या है और ये कहाँ रहता है, लेकिन वो ताबात में काम करने वाले अपने तमाम ग्रुप्स के एक एक आदमी के बारे में जानता था और इन पर कड़ी नजर रखता था। और इसकी यही कोशिश होती थी कि वो इस तंजीम का कोई आदमी किसी तौर पर हुकूमती नुमाइंदों के हाथ लग ना सके। इसलिए उसने हुकूमती नुमाइंदों और ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में अपना खासा रसूख बना लिया था। वो पुलिस डिपार्टमेंट के अफराद को ना सिर्फ हर माह बड़े बड़े मुआवजे देता था, बल्कि अपनी ताकत का भी इसने इस डिपार्टमेंट पर रोक जमा रखा था और ताबात के बहुत से इलाकों में पुलिस जैसे ब्लैक ड्रैग के लिए ही काम करती थी और उसके एक इशारे पर फौरन उसके दुश्मनों के खिलाफ हरकत में आ जाती थी। ब्लैक ड्रैग के पास उसके चंद मखसूस साथी ही आते थे। उसके ये साथी भी इसकी असल हकीकत से वाकिफ नहीं थे। उन अफराद से रिपोर्ट लेने के लिए ब्लैक ड्रैग ने एक खास अड्डा बनाया हुआ था। इस वक्त ब्लैक ड्रैग इसी खुफिया अड्डे के खुफिया ऑफिस में मौजूद था और उसके हाथ में शराब की एक बड़ी सी बोतल मौजूद थी, जिसे उसने मुंह से लगा रखा था। लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही उसने बोतल को मुंह से अलग किया और दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां एक लंबा चौड़ा और मजबूत जिस्म वाला नौजवान अंदर दाखिल हो रहा था। इस आदमी ने अंदर आते ही गेंडे जैसे जिस्म वाले ब्लैक ड्रैग को मखसूस अंदाज में सलाम किया। तुम आ गए चीकाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ बैठो, ब्लैक ड्रैग ने चीकाई की तरफ देखते हुए कहा। तो चीकाई शुक्रिया कहकर मेज की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या रिपोर्ट है चीकाई? ब्लैक ड्रैग ने सामने बैठे हुए चीकाई की तरफ देखकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इनका कोई सुराग नहीं मिला चीफ, चीकाई ने जवाब देते हुए कहा। तुमने अच्छी तरह से हर जगह इंक्वायरी कर ली है? ब्लैक ड्रैग ने पूछा। यस चीफ, इन दोनों के हुलिये का कोई भी जोड़ा आज बस्ती या बस अड्डे पर नहीं देखा गया, चीकाई ने कहा। आज जो बसें रवाना हुई हैं, क्या तुमने उनके टाइम कीपर से मालूमात हासिल की हैं? ब्लैक ड्रैग ने पूछा। चीफ, इत्तला के मुताबिक यहाँ से 6 किलोमीटर दूर सड़क पर एक बर्फानी तौदा गिरा था, जिससे सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। इसलिए अड्डे से आज एक भी बस रवाना नहीं हो सकी। इसलिए मैंने टाइम कीपर से बात करना जरूरी नहीं समझा और अपनी सर्चिंग मुकम्मल करके आपके कहने पर रिपोर्ट देने खुद ही यहाँ पर आ गया हूँ, चीकाई ने कहा। अगर वो सड़क के रास्ते नहीं गए तो फिर हो सकता है इन लोगों ने घोड़े या खच्चर किराए पर हासिल किए हों, ब्लैक ड्रैग ने होंठ भेजते हुए कहा। यस चीफ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन मैंने सारी मालूमात हासिल की हैं। किसी कस्बे से आज किसी भी सैयाह ने कोई घोड़ा किराए पर नहीं लिया। अलबत्ता कोर्तू कस्बे से एक गाइड ने 3 खच्चर किराए पर जरूर हासिल किए हैं, चीकाई ने कहा। 3 खच्चर? ओह, तो फिर वो यकीनन इन्हीं खच्चरों पर आगे रवाना हुए होंगे, ब्लैक ड्रैग ने तेज लहजे में कहा। क्या मतलब चीफ? चीकाई ने चौंक कर पूछा। 3 खच्चर, एक गाइड के लिए और 2 इस जोड़े के लिए, ब्लैक ड्रैग ने होंठ भेजते हुए कहा। नो चीफ, इस जोड़े का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि गाइड ने खच्चर उन्हीं के लिए हासिल किए हैं, चीकाई ने कहा। अगर ये खच्चर इस जोड़े के लिए नहीं थे तो फिर वो गाइड 3 खच्चर किस लिए लेकर गया है, ब्लैक ड्रैग ने कहा। उसका पता तो उससे पूछगछ के बाद ही लग सकेगा चीफ, मैं उसकी तलाश में हूँ। जैसे ही इसका पता चलेगा मैं इससे सारी मालूमात हासिल कर लूंगा, चीकाई ने कहा। ठीक है, तुम खुद इससे कुछ ना पूछना, बल्कि इसे लेकर मेरे पास आ जाना।
खुद इससे पूछगछ करूंगा। मुझे यकीन है कि आदमी इस जोड़े के लिए काम कर रहा है। पता करो कि वो कहाँ है, ब्लैक ड्रेक ने कहा। यस चीफ, मैंने अपने साथियों को इसकी तलाश पर लगा दिया है। जल्द ही वो मिल जाएगा, चीकाई ने कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है चीकाई, ब्लैक ड्रेक ने सोचते हुए कहा। वो क्या चीफ? चीकाई ने चौंक कर पूछा। तुम कह रहे हो कि वो इमरान है और उसके साथ आने वाली लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, तो ये बताओ कि इनके यहाँ इस तरह पुरस्कार तौर पर आने का मकसद क्या हो सकता है, ब्लैक ड्रेक ने कहा। यही तो समझ में नहीं आ रहा है चीफ, चीकाई ने होंठ चबाते हुए कहा। हो सकता है तुम्हारा शक बिला जवाज हो और वो आखिरी सयाह हो। मैंने उनके कागजात चेक कराए हैं, वो ओरिजिनल हैं। फिर तुम आखिर इन पर क्यों शक कर रहे हो कि वो मर्द अली इमरान है और उसकी साथी लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, और वो यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हुए हैं, ब्लैक ड्रेक ने पूछा। वो दोनों इत्तेफाक से इस कोहे पैमाई टीम में शामिल हो गए थे चीफ। उनके चेहरे देखकर मैं चौंक पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा हुआ है। आप जानते हैं कि एक बार हमारा वास्ता अली इमरान और उसके साथियों से पड़ चुका है। हमारा उनके साथ जबरदस्त टकराव हुआ था, लेकिन वो हमारे हाथों से बचकर निकल गए थे। मैंने सिवाय अली इमरान के किसी का असल चेहरा नहीं देखा। वो हमारी तंजीम के बारे में बहुत कुछ जानता था और उसने और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने ही मिलकर ताबात हुकूमत के कहने पर खास तौर पर हमारी तंजीम के खिलाफ काम किया था और हमारे बहुत से मखसूस ठिकानों को तबाह कर दिया था। हमारी सारी तंजीम बिखर कर रह गई थी। आप भी मुश्किलों से यहाँ फरार होने में कामयाब हुए थे और फिर कई साल बाद वापस आकर आपने इस तंजीम की असर नौ तश्कील की और इसे नई ब्राइट सन तंजीम के नाम से फाल किया। और इस तंजीम को ताकतवर और मुनज़्ज़म करने के लिए हमें कई साल लग गए। बहरहाल मैं इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इमरान और इसके साथियों को नहीं भूला हूँ। इस टकराव के वक्त भी वो लड़की इनके साथ थी। वो दोनों अब जब हमारी कोहे पैमाई टीम में दाखिल हुए तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो इमरान ही हो। इन दोनों के चेहरों पर बज़ाहिर ऐसा कोई तासुर नहीं था, लेकिन मेरी तेज नजरों ने भांप लिया था कि वो दोनों मेकअप में हैं। इसके लिए मैंने इनके करीब रहना शुरू कर दिया। मैंने सबके कागजात चेक किए थे। सबके कागजात दुरुस्त हैं और इन दोनों के भी कागजात दुरुस्त थे, लेकिन मुझे इनके चेहरे मशकूक लग रहे थे। इसलिए मैंने आपको इनके बारे में इत्तला दी। इनके कागजात की आपको नकल भिजवाई थी। आपने इनके कागजात की जांच पड़ताल कराई। इनके कागजात भी बज़ाहिर दुरुस्त मालूम हुए थे, लेकिन इनकी बातें और खास तौर पर इनके चेहरे मुझे बदस्तूर मेकअप में लग रहे थे। मैंने एहतियातन इनकी डिजिटल कैमरों से तस्वीरें भी उतरवाई थी, लेकिन इन कैमरों ने भी यही जाहिर किया है कि वो मेकअप में नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं चेहरे देखकर ही पता चला लेता हूँ कि कोई मेकअप में है या नहीं। इस मामले में इस इलाके में मुझसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। और फिर इस आदमी की अहमकाना बातें मुझे और ज्यादा मशकूक बना रही थी। मैं किसी तौर पर इन दोनों से मुतमईन ना हो रहा था। इस आदमी की हरकतें बिल्कुल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान जैसी थी। अली इमरान एक ताकतवर और इंतहाई ज़हीन एजेंट है। वो यहाँ इस तरह कोहे पैमा बनकर मेकअप करके क्यों आया है, इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए मैं इसके साथ लगा हुआ था, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगने दे रहा था कि वही अली इमरान है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि इन्हें सबसे अलग करके काबू करूंगा और फिर इनके स्पेशल मेकअप वॉशर से मेकअप वॉश करूं ताकि मैं मुतमईन हो सकूं कि वो अली इमरान है या नहीं। लेकिन इससे पहले ही वो मुझे चकमा देकर निकल गए। इनका इस तरह निकल जाना मेरी इस बात को तकवीयत देता है कि मेरा शक गलत नहीं था। वो अली इमरान और लड़की इसकी साथी ही थी, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से हो सकता है, चीकाई ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। कागजात के मुताबिक तो इनका ताल्लुक एक्रीमिया से ही है और एक्रीमियन सफारत खाने में इनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा शक बिलावजह नहीं हो सकता, क्योंकि जब इमरान और हमारी तंजीम जो पहले टाडर तंजीम कहलाती थी का टकराव हुआ था तो तुम्हारा ग्रुप ही इनके सामने आया था और तुम इनके बारे में ज्यादा मालूमात रखने वाले इंसान हो, ब्लैक ड्रेक ने कहा। यस चीफ, चीकाई ने कहा। जिस गाइड ने 3 खच्चर हासिल किए हैं, क्या तुम इसका नाम जानते हो, ब्लैक ड्रेक ने पूछा। यस चीफ, उस गाइड का नाम क्लारियो है, क्लारियो कासिड, चीकाई ने जवाब दिया। उसे हर हाल में तलाश करो और अपने आदमी इसकी रिहाइश गाह पर लगा दो और घोड़ों और खच्चरों के फार्म पर भी, ताकि जैसी वो पलटे उसे चौकन्ना होने का मौका दिए बगैर ही पकड़ लिया जाए। उसे बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, ब्लैक ड्रेक ने कहा। ओके चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी, चीकाई ने कहा। इस गाइड क्लारियो के घर वालों से पूछगिछ करो और उसके घर की तलाशी भी ले डालो, ब्लैक ड्रेक ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। ओके चीफ, चीकाई ने कहा।
ये बताओ कि तुम जिस कोहे पेमा टीम के साथ सफर कर रहे थे उसमें कुल कितने आदमी थे? ब्लैक ड्रैग ने पूछा। उनकी तादाद 10 थी चीफ, अब 8 बाकी हैं, चीकाई ने जवाब दिया। क्या इन 8 अफराद में कोई और भी उनका साथी हो सकता है? ब्लैक ड्रैग ने पूछा। नो चीफ, मैंने इन्हें चेक कर लिया है। वैसे भी इनमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस पर मुझे शक हो कि उसने मेकअप कर रखा है, चीकाई ने कहा। अब सोचने की बात यह है कि अगर वो अली इमरान है और उसकी साथी लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है तो वो यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, या उनके लिए ऐसा क्या है जिसके लिए वो इस कदर खुफिया तौर पर यहाँ पहुंचे हैं, वो भी एक्रीमियन सयाहों के रूप में? ब्लैक ड्रैग ने कहा। मैं यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ चीफ। बजाय तो ताबाद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इमरान या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए अहमियत का हामिल हो, लेकिन मुझे एक बात का शक है कि कहीं वो JL की तबाही के लिए ना आए हों, चीकाई ने कहा। तो ब्लैक ड्रैग बेख्तियार चौंक पड़ा। JL? तुम्हारा मतलब है जकास्टर लेबोरेटरी? ब्लैक ड्रैग ने चौंकते हुए कहा। यस चीफ, चीकाई ने कहा। क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो जे लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए आए हैं? और जे लेबोरेटरी इन इलाकों में तो मौजूद ही नहीं है, ब्लैक ड्रैग ने हैरत भरी लहजे में कहा। यस चीफ, लेबोरेटरी तो यहाँ से दूर आस्टियान के इलाके में मौजूद है, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो इस टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी तक जाते हैं, और आप जानते हैं कि इस लेबोरेटरी में ऐसे केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। इन केमिकल हथियारों को दुनिया की नजरों से और ख़ास तौर पर सैटेलाइट सिस्टम से महफूज रखने के लिए लेबोरेटरी को ऑस्टियान के बर्फानी पहाड़ों के अंदर इंतहाई खुफिया बनाया गया है, और ये लेबोरेटरी ताबाद की हुकूमत की नज़रों से भी पोशीदा रखी गई है। ये लेबोरेटरी रूसिया ने खुफिया तौर पर हमारी एजेंसी के ताउन से तैयार की थी, जिसके लिए उन्होंने हमें हमारी उम्मीद से बढ़कर हमें मुआवजा भी अदा किया था, और इस लेबोरेटरी की हिफाजत भी हमारे सुपुर्द कर दी थी। इस लेबोरेटरी में जो मखसूस असलहा तैयार किया जा रहा है उसे खुसूसी तौर पर इस रेंज के तहत तैयार किया जा रहा है कि इस इलाके से खास तौर पर पाकिस्तान को निशाना बना सके, क्योंकि रूसिया ये समझता है कि जिस तरह एक्रीमिया दिन ब दिन पाकिस्तान पर कर्जों और ख़ास तौर पर आलमी दबाव की वजह से दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर वहाँ अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा है, एक दिन एक्रीमिया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर काबिज हो जाएगा और फिर वो बहादुरिस्तान में मौजूद अपनी फौज के साथ मिलकर रूसिया की रियासतों पर हमले कर सकता है ताकि रूसिया को मजीद तोड़ा जा सके और उसे कमज़ोर किया जा सके। यहाँ बनने वाली लेबोरेटरी और मिसाइल स्टेशन इस आने वाले वक्त के लिए तैयार की जा रहे हैं ताकि अगर एक्रीमिया पाकिस्तान में अपना कदम जमाए तो उसे इन केमिकल मिसाइलों से मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सके। हो सकता है कि इमरान को किसी तरह इस लेबोरेटरी का पता चल गया हो और वो इस लेबोरेटरी और मिसाइल स्टेशन को पाकिस्तान के लिए खतरा समझता हो, इसलिए वो इसे तबाह करने के लिए यहाँ पर आया हो, चीकाई ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। नहीं, पहली बात तो यह कि ये लेबोरेटरी इंतहाई खुफिया है और वो जिस इलाके में कायम है वहां तक किसी का पहुंचना आसान नहीं है। दूसरा ये कि इस लेबोरेटरी से पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक नहीं है। ये सब पेशबंदी के तौर पर किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पर एक्रीमिया काबिज हो तो उसे निशाना बनाया जा सके, और इमरान जैसे इंसान के बारे में मुझे मालूम है वो ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं करता। वैसे भी अभी लेबोरेटरी ही मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई और मिसाइल स्टेशन बनाने के लिए किसी जगह का इंतखाब ही नहीं किया गया। इस लेबोरेटरी को मुकम्मल करने और इसे फाल करने में कई साल का अरसा दरकार है। अगर इमरान और इसके साथी इस लेबोरेटरी को तबाह करने तबाह भी कर दे तो इससे रूसिया को क्या फर्क पड़ेगा? वो यहाँ नहीं तो इस लेबोरेटरी और मिसाइल स्टेशन कहीं और बना लेगा। इस बात से इमरान को भी आगाही होगी, इसलिए वो फौरी तौर पर इस लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए निकल खड़ा हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन रास्तों पर इमरान जा रहा है वो रास्ते ऑस्टियान इलाके तक जाते जरूर हैं, लेकिन इन दुश्वार गुजार पहाड़ियों तक नहीं जहां पहाड़ियों के अंदर खुफिया लेबोरेटरी मौजूद है। तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक वो इमरान ही है तो फिर इसका हदफ ये लेबोरेटरी नहीं हो सकता है, ब्लैक ड्रैग ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर उसका यहाँ आने का और क्या मकसद हो सकता है चीफ? चीकाई ने कहा। ये मैं नहीं जानता, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि जिन पर तुम्हें शक है वो वाकई इमरान भी है या नहीं, ब्लैक ड्रैग ने कहा। मुझे यकीन है चीफ, वो इमरान ही है, चीकाई ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो फिर ढूंढो उसे, वो यकीनन यहाँ किसी और मकसद के लिए आया है। इसका मकसद क्या है ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। मैंने ये तो कंफर्म करा लिया है कि इस बार ताबाती हुकूमत ने पाकिस्तान से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की कि वो हमारी तंजीम को यहाँ तलाश करके ख़त्म कर सकें
ताबाती हुकूमत को ब्राइट सन तंजीम का तो इल्म है, लेकिन इनके मुताबिक एक छोटी सी और इंतहाई कमजोर तंजीम है जो महज इन छोटे इलाकों तक महदूद है। ताबाती हुकूमत ये नहीं जानती कि इस बार हमारी तंजीम पहले से ज्यादा फाल है और इसका नेटवर्क ताबात समेत पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तुमने जब इमरान के बारे में मुझे बताया था कि वो यहाँ मौजूद है तो मैंने खुसूसी तौर पर हुकूमत के आला ओहदेदारों और मखसूस शोबों को खंगाला था जो हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन वहां से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हमारी तंजीम को खत्म करने के लिए बुलाए गए हों। हुकूमत के पास ब्राइट एजेंसी का रिकॉर्ड तो है, लेकिन ये रिकॉर्ड इतना तफसीली नहीं है कि हुकूमत खास तौर पर सब कुछ छोड़कर हमारी तंजीम को सबूताज करने के इकदाम कर सके। इसलिए मैं अब तक नहीं समझ सका कि इमरान को यहाँ आने की क्या जरूरत पेश आ गई है, और वो भी इस कदर खुफिया तौर पर कि वो अपने साथ बाकी मेंबरान को भी नहीं लाया और सिर्फ एक लड़की इसके साथ है जिस पर तुम्हें शक है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ही है। ब्लैक ड्रैक ने कहा, यस चीफ, मैं अब भी ये कहूंगा कि वो इमरान है और इसके साथ जो लड़की है उसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, और अब वो जिस तरह से मुझे धोखा देकर निकले हैं इससे मेरा यकीन और ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं इन्हें पूरी शिद्दत से तलाश करूंगा। एक बार वो हाथ आ गए तो फिर वो मेरे हाथों से बचकर ना जा सकेंगे। उन्हें सारी हकीकत उगलनी ही पड़ेगी कि वो यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हैं। चीक आई ने कहा, ठीक है, जो करना है जल्दी करो, कहीं वो तुम्हारी पहुंच से दूर ना निकल जाए। ब्लैक ड्रैक ने कहा, यस चीफ, चीक आई ने कहा, अगर वो इमरान ही है और इसके साथ आने वाली लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है तो फिर इस बार इन दोनों को किसी सूरत में यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। उनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी और मेरा करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा कि मैं इनसे अपना बदला ले सकूं और उन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। ब्लैक ड्रैक ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं चीफ, चीक आई ने कहा, जैसे ही उनका कुछ पता चले मुझे फौरी तौर पर रिपोर्ट दो। ब्लैक ड्रैक ने कहा, ओके चीफ, चीक आई ने कहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन कमरे से निकलने से पहले ही उसे रुकना पड़ा। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ था और चीक आई उसे देखकर रुका था। तुम वापस क्यों आ गए? चीक आई ने उससे पूछा। जेफरी वहां की निगरानी कर रहे हैं और मैं एक अहम इत्तला लेकर आया हूं, आने वाले ने कहा। वो क्या? चीक आई ने पूछा। इस बात का सबूत मिल गया है कि वो गाइड खिलाड़ियों हमारे मतलूबा जोड़े को लेकर कहीं गया है, आने वाले ने बताया। कैसा सबूत? चीक आई ने पूछा। उसकी बात सुनकर ब्लैक ड्रैक भी चौंक पड़ा था। इन तीनों की तस्वीरें, एक पेशावर फोटोग्राफर ने ये तस्वीरें फौरी प्रिंट तैयार करने वाले कैमरे से इस वक्त उतारी थी जबकि खिलाड़ियों इन्हें लेकर रवाना हो रहा था, आने वाले ने कहा, और जेब से 2 तस्वीरें निकालकर चीक आई की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह, चीक आई के मुंह से निकला और वो तस्वीरों को गौर से देखने लगा। फिर से वो तस्वीरें अपनी चीफ ब्लैक ड्रैक की जानिब बढ़ा दी। क्या यही है वो? ब्लैक ड्रैक ने तस्वीरें देखते हुए कहा। नहीं, ये वो जोड़ा यानी चार्ली और ईरा नहीं है, चीक आई ने कहा। हो सकता है इन लोगों ने मेकअप तब्दील कर लिया हो। क्या तुमने खच्चर की जीन से बंधे हुए थैले पर गौर किया है? ब्लैक ड्रैक ने कहा। ओह नहीं, चीक आई के मुंह से निकला। फिर उसने तस्वीरें ब्लैक ड्रैक से ली और दोबारा इन्हें देखने लगा। इस बार वो खच्चरों की जीन से बंधे हुए थैलों को देख रहा था। यकबैक उसकी आंखें चमकने लगी। यस चीफ, यही थैले इन दोनों के हैं। इन पर लिखे हुए नंबर मुझे अच्छी तरह याद हैं, चीक आई ने जोशीले लहजे में कहा। तो साबित हो गया कि तुम्हारा शक सही था और ये दोनों गैर मुल्की एजेंट हैं, ब्लैक ड्रैक ने कहा। जी हाँ, चीक आई ने कहा। अब देखना ही है कि इनकी वापसी होती है या नहीं, ब्लैक ड्रैक ने कहा। वापसी मुश्किल ही नजर आ रही है चीफ, क्योंकि यहाँ से खच्चरों के जरिए ये लोग ओचान विलेज जाकर ट्रेन से आगे रवाना हो सकते हैं, चीक आई ने कहा। हो, तो क्या इनकी मंजिल ओचान विलेज है? ब्लैक ड्रैक ने हंकारा बढ़ते हुए कहा। कुछ कह नहीं सकता बॉस, अलबत्ता इनको शायद इल्म हो गया होगा कि सड़क का रास्ता बंद है, इसलिए उन्होंने खच्चर और गाइड हासिल किया है ताकि ओचान विलेज जाकर ट्रेन पकड़ सकें, चीक आई ने सोचते हुए कहा। ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारा कोई ग्रुप वहां मौजूद है? अगर है तो उसे फौरी तौर पर अलर्ट कर दो। जब वो ट्रेन से उतरे तो वो इनकी निगरानी करें और फिर तुम्हें इत्तला करें, ब्लैक ड्रैक ने कहा। यस चीफ, मेरा वहां एक ग्रुप मौजूद है। मैं भी इस ग्रुप को अलर्ट कर देता हूँ और वो ओचान विलेज के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन को घेर लेंगे। अगर उन्होंने ट्रेन में सफर किया तो वो स्टेशन पर जरूर पकड़े जा सकते हैं, चीक आई ने कहा। लेकिन अगर उन्होंने मेकअप बदल लिया हो तो? ब्लैक ड्रैक ने कहा। यस चीफ, ऐसा हो सकता है। मैं इस ग्रुप को इस जोड़े के कदकाठ के बारे में बता देता हूँ।
और इस तरफ जाने वाले तमाम सयाहती जोड़ों पर उन्हें नजर रखने का हुक्म दे देता हूँ और फिर मैं खुद भी वहां पहुंच जाता हूँ। अभी ट्रेन रास्ते में होगी। मैं अपने तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचकर खुद स्टेशन पर चेकिंग करता हूँ। वो किसी भी मेकअप में हो, मैं एक नजर में उन्हें पहचान लूंगा, चीकाई ने कहा। ये ठीक है, तुम जल्द से जल्द वहां पहुंच जाओ और जैसे भी मुमकिन हो इन्हें अपनी गिरफ्त में लो, ब्लैक ड्रेक ने कहा। और चीकाई ने जेब से अपना मखसूस सेलफोन निकाला और ओचान विलेज में मौजूद अपने ग्रुप को कॉल करने में मसरूफ हो गया। हिदायत देकर इसने सेल फोन बंद किया और इसे वापस जेब में डाल दिया। मेरा ग्रुप स्टेशन पहुंचा है चीफ, अब मुझे भी वहां पहुंचना है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं जा सकता हूं? चीकाई ने कहा। हाँ, अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि ये लोग किसी खास मिशन पर ही यहाँ पर आए हैं, वरना इस तरह तबाद दारुल हुकूमत का रुख ना करते, ब्लैक ड्रेक ने कहा। दारुल हुकूमत? चीकाई ने चौंक कर कहा। हाँ, ओचान विलेज से ट्रेन पकड़ने का मकसद सिवाय दारुल हुकूमत जाने के और कोई नहीं हो सकता, ब्लैक ड्रेक ने कहा। ओह, अगर वो दारुल हुकूमत पहुंच गए तो फिर इन्हें तलाश करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, चीकाई ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, तुम जाओ और जाकर उन्हें जल्द से जल्द तलाश करो, ब्लैक ड्रेक ने कहा। तो चीकाई फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसने ब्लैक ड्रेक को सलाम किया और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अब क्या करें? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। यहाँ इस चेक पोस्ट की मौजूदगी समझ में नहीं आ रही। बहरहाल देखते हैं कि क्या हो सकता है। तुम तैयार रहना, ये हमें ऊपर बुलाएंगे। ऊपर जाते ही हम इन पर हमला कर देंगे। इन्हें हलाक किए बगैर शायद हमारा आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसी लम्हे चट्टान के पीछे से दो मुसल्लह अफराद निकले और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ते चले गए। उनके हाथों में मशीन गनें थीं। तुम्हारा नाम क्या है? इनमें से एक आदमी ने उनके सामने आते हुए इंतहाई करख्त लहजे में पूछा। मेरा नाम एल्बर्ट है जनाब, और ये मेरी वाइफ रीटा है, इमरान ने अपना और जूलिया का नए नामों से तारुफ कराते हुए कहा। वो आदमी इन्हें गहरी नजरों से देख रहा था। तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो और आगे कहाँ जा रहे हो? इस आदमी ने पूछा। हमारा ताल्लुक एक्रीनिया से है जनाब, और हम सयाह हैं और इन इलाकों में घूमने फिरने के लिए आए हैं। हमारे गाइड ने बताया था कि आगे कोई तफरीही पॉइंट है, इसलिए हम इस तरफ आ गए हैं, इमरान ने कहा। नहीं, इस गाइड ने तुम्हें गलत बताया है। आगे खाई खत्म हो जाती है और तवील और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। वहां कोई तफरीही पॉइंट नहीं है। इस तरफ बहुत से लोग जाकर अपनी जानें गिनवा बैठे हैं। यहाँ चूंकि पहले कोई चेक पोस्ट नहीं थी, इसलिए किसी को इस तरफ जाने से नहीं रोका जाता था। लेकिन जब इस तरफ जाने वाले अफराद की हलाकतों का ग्राफ बढ़ गया तो हमने ये जगह संभाली और वक्ती तौर पर एक चेक पोस्ट बना ली है ताकि इस तरफ जाने वालों को रोका जा सके और उनकी जानें बचाई जा सके, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो क्या आपका ताल्लुक फौज से है? इमरान ने कहा। हाँ, ये फौजी चौकी है। मैं मेजर हूँ और मेरा नाम मेजर अकियान है, इस आदमी ने कहा। आपका बहुत शुक्रिया मेजर अकियान कि आपने हमें इस खतरनाक रास्ते पर जाने से रोक लिया, वरना इस गाइड ने तो हमें मिस गाइड किया था और हमें मौत के रास्ते पर डाल दिया था, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हमने तमाम गाइडों को नोटिस भेज दिए थे कि किसी सयाह को इस तरफ ना आने दे, लेकिन शायद जिस गाइड ने तुम्हें मिस गाइड किया है उस तक हमारा नोटिस ना पहुंचा हो। बहरहाल तुम दोनों वापस चले जाओ, मेजर अकियान ने कहा। ठीक है जनाब, हम वापस चले जाते हैं, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तुम दोनों ठहरे हुए कहाँ हो? मेजर अकियान ने पूछा। कोर्तू के प्राइड होटल में जनाब, फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 10 है, आप बेशक कंफर्म कर लें, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम दोनों शक्ल सूरत से यकीनियन मालूम हो रहे हो। बहरहाल अब जाओ वापस, जरूरत हुई तो मैं तुमसे खुद मिलने के लिए आऊंगा, मेजर अकियान ने कहा। जरूर जनाब, आप जब चाहें तशरीफ लाएं, हम अभी मजीद एक हफ्ता वहीं पर ठहरेंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, जाओ अब, मेजर अकियान ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और फिर इसने जूलिया को इशारा किया और वापस इस रास्ते की तरफ बढ़ गए जिस तरफ से वो आए थे। मेजर अकियान और इसके साथी बदस्तूर इन्हें देख रहे थे। बच गए, अगर वो हमें रोक लेते तो मुश्किल हो जाती, जूलिया ने काफी दूर निकल आने के बाद कहा। हाँ, अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब हम इस मेकअप में आगे नहीं जा सकते। हमें मेकअप बदल कर रात के वक्त ही इस तरफ आना होगा। रात की तारीकी में ये लोग ऊपर ही रहेंगे और हम खामोशी से यहाँ से निकल जाएंगे, इमरान ने कहा। तो क्या हम अब बाकी कोतू कस्बे में जाएंगे? जूलिया ने कहा। नहीं, हम ऊपर जाकर किसी पहाड़ी गार में छुप जाएंगे, रात तक वहीं रुकेंगे और फिर दोबारा नीचे आ जाएंगे।
तुम अपनी रफ्तार बढ़ाओ, हमें जल्द अज जल्द ये सफर तय कर लेना चाहिए ताकि किसी मुसीबत के आने से पहले ही महफूज हो जाए। इमरान ने संजीदगी से कहा। तुम ओचान विलेज से ही ट्रेन में क्यों नहीं सवार हो जाते? जूलिया ने पूछा। चीकाई को हम पर शक हो चुका है। वो कौन है इसके बारे में तुम बखूबी जानती हो। हमारे गायब होने के बाद वो यकीनन कोर्तू कस्बे और दूसरे करीबी कस्बों में आकर तहकीकात करेगा। इसके बाद उन्हें खिलाड़ियों की गुमशुदगी का पता चला और जो खच्चर हमने वापस भेजे हैं, इनका पता चलते ही अगर वो जरा सा भी अक्लमंद है तो समझ जाएगा कि हम कहाँ गए हैं। इमरान ने कहा। ओह, जूलिया के मुंह से निकला। फिर ओचान विलेज की पुलिस या ब्राइटसन के किसी ग्रुप के जरिए वहां हमारी तलाश करवाई जा सकती है। ऐसी सूरत में खुद ही सोचो कि वहां गए तो क्या सूरत रहेगी। इमरान ने कहा। क्या ओचान विलेज में हमारे ना मिलने से वो ये नहीं सोचेगा कि हम आके भी जा सकते हैं? जूलिया ने कहा। नहीं, इसकी बजाय वो ये सोच सकता है कि हम शायद ओचान विलेज का रास्ता भूलकर जंगल के अंदर ही कहीं भटक रहे हैं और रात होते ही जंगल के जानवर हमारा खात्मा कर देंगे। या ये भी हो सकता है कि वो मुसल्ला अफराद का ग्रुप लेकर इस जंगल में ही पहुंचकर हमारी तलाश शुरू कर दे। इमरान ने कहा। अगर वो इस तरफ आ गया तो? जूलिया ने कहा। ये रास्ते बेहद दुश्वार गुजार हैं। यहाँ तवील खाई और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले हैं जिनमें बेशुमार क्रैक्स और गार मौजूद हैं। हम इनमें छुप गए तो वो आसानी से हमें तलाश ना कर सकेगा। जब तक रात नहीं हो जाती हमें यहीं पर रहना है और फिर रात होते ही हम अपना सफर फिर से शुरू कर देंगे। इमरान ने कहा। पैदल सफर करना तो बेहद मुश्किल होगा। तुम इन खच्चरों को ना जाने देते, उन्हें भी हम अपने साथ कहीं छुपा सकते थे। जूलिया ने कहा। जो हुआ सो हुआ, अब हमें पैदल ही आगे जाना है। इमरान ने कहा। इसी लम्हे उसकी नजरें एक क्रैक पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? इसे चौंकते देखकर जूलिया ने पूछा। इमरान ने सर उठाकर खाई के ऊपर इस हिस्से की तरफ देखा जहां वो फौजी मौजूद थे, लेकिन वो बातें करते हुए काफी दूर निकल आए थे और इनके रास्ते में हर तरफ चट्टानें बिखरी हुई थी और खाई जगह जगह मुड़ रही थी, इसलिए बुलंदी का वो हिस्सा इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था जहां मुसल्ला फौजी मौजूद थे। वो जिस रुख पर मौजूद थे इन्हें भी ऊपर से ना देखा जा सकता था। मेरे ख्याल में हमें अब कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये क्रैक, ये काफी दूर तक जा रहा है। हम इस क्रैक से आगे जा सकते हैं। इस क्रैक में सफर करते हुए हमें वो फौजी ना देख सकेंगे और हम जल्दी इनकी पहुंच से दूर निकल जाएंगे। इमरान ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि इस क्रैक से हम इन फौजियों की नजरों से बचकर निकल जाएंगे और ये क्रैक आगे जाकर किसी और तरफ नहीं मुड़ जाएगा? ऐसा ना हो कि हम चलते रहें और फिर ये घूम फिर कर वहीं पहुंच जाए जहां से चले थे। जूलिया ने कहा। फिक्र ना करो, ये क्रैक काफी तवील है। इसका कटाव इस तर्ज का है कि जिससे जाहिर होता है कि इसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमने जाना है। क्रैक से आगे बढ़ने का रास्ता तो तवील हो सकता है, लेकिन हम स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस नहीं आएंगे। इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर वो इस क्रैक में दाखिल हो गए। रात होना शुरू हो गई थी। उनके लिए ये बात इत्मीनान का बाइस थी कि क्रैक साफ सुथरा था। वहां भेड़िए और बर्फानी रीछ नहीं थे और ना ही रास्ता दुश्वार गुजार और खतरनाक था। मुसलसल और काफी देर चलते रहने के बाद जब इमरान को यकीन हो गया कि वो चेक पोस्ट को काफी पीछे छोड़ आया है, तो वो एक और कटाव देखकर इस रास्ते से होता हुआ वापस खाई वाले रास्ते में आ गया। यहाँ भी तवील चट्टानी सिलसिला फैला हुआ था। वो चट्टानों में रुक गए। इमरान ने चट्टानों के दरमियान एयर टाइट ट्यूब नुमा बिस्तर बिछा दिए जिन पर वो इजी अंदाज में रेस्ट कर सकते थे। एयर टाइट ट्यूब बिस्तरों में जाने से पहले उन्होंने बैगों से खुश्क खुराक के डब्बे निकालकर खाना खाया और पानी की बोतलों से पानी पिया। जूलिया के पास फ्लास्क और डिस्पोजेबल गिलास मौजूद थे। फ्लास्क में कॉफी मौजूद थी। दोनों ने कॉफी पी और फिर वो एयर टाइट ट्यूब नुमा बिस्तरों में घुस गए। रात उन्होंने वहीं पर गुजारी और फिर सुबह होते ही वो नाश्ता करके एक बार फिर आगे रवाना हो गए। 3 दिन के सफर के बाद वो इस खाई के किनारे पर पहुंच गए। वो रात को ही आराम करते थे और दिन में अपना सफर जारी रखते थे। इस वक्त दोपहर हो रही थी जब वो खाई के किनारे से निकलकर एक छोटे से जंगल में पहुंचे थे और फिर वो इस जंगल में चलने लगे। जंगल में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जंगल छतरा होता जा रहा था और ये इस बात की निशानी था कि जंगल खत्म होने वाला है। जंगल तो खत्म हुआ, जूलिया ने कहा। अब वो जिस रास्ते पर चल रहे थे वहां इक्का दुक्का ही दरख्त रह गए थे। अलबत्ता घनी झाड़ियां और खुदरूप बर्फानी पौधे दूर दूर तक फैले हुए नजर आ रहे थे। हाँ, इमरान ने कहा और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। क्या हम सही रास्ते पर सफर कर रहे हैं? जूलिया ने पूछा। बिल्कुल सही रास्ते पर, इमरान ने कहा और फिर वो दूरबीन थैले से निकालकर आंखों पर लगाकर सामने का जायजा लेने लगा।
जूलिया ने भी इमरान की तकलीफ करते हुए अपने थैले से एक और दूरबीन निकालकर आंखों से लगा ली, जो इनके पास पहले से मौजूद थी। गालिबन आगे कोई गांव नजर आ रहा है, जूलिया ने कहा। हाँ, मगर हमें इस गांव से बचकर निकलना होगा। यहाँ भी हम किसी की नजरों में ना आए तो बेहतर होगा, इमरान ने कहा। क्या ये ओचान विलेज है, जूलिया ने पूछा। नहीं, वो इतना छोटा नहीं है और ना ही जंगल से इतने करीब है, इमरान ने दूरबीन गले से लटकाते हुए कहा। लेकिन आगे का सफर करने के लिए हम इस गांव से घोड़े और खच्चर तो ले ही सकते हैं, और फिर हमारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा है। न जाने अभी हमारा सफर कितना तवील है, हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, जूलिया ने कहा। ओ हाँ, ठीक है, तुम फिर यहीं पर रुको। गांव में अकेला मैं ही जाऊंगा और जो मिल सकेगा लेकर आऊंगा। चीकाई और इसके साथियों को एक जोड़े की तलाश है। वो सयाहत करने वाले जोड़ों को ही चेक कर रहे होंगे, इसलिए मुझ पर इनका ध्यान नहीं जाएगा, इमरान ने कहा। तो क्या मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी, जूलिया ने कहा। तुम जंगल की तरफ चले जाओ, जंगल में कोई खतरा नहीं है, वहां तुम अकेली नहीं होगी, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? वहां मेरे साथ कौन होगा, जूलिया ने चौंक कर कहा। पेड़ पौधे तो होंगे ही, उन्हें अपना तारुफ करा देना और उनसे बातें करती रहना। किसी पेड़ पौधे को तुम पसंद आ गई तो वो तुम्हें जवाब भी दे देगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। पेड़ पौधे तुम जैसे अहमक नहीं हैं, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने अकलमंद भी नहीं है कि तुम जैसी हसीन लड़की को देखकर मचल मचल जाएं और झूमना और नाचना शुरू कर दें, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, अब जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें वापस आने में देर हो जाए। कोशिश करना कि रात होने से पहले वापस आ जाओ। मैं जंगल के किनारे पर ही रहूंगी ताकि तुम आओ तो आसानी से तुम्हें देख सकूं, वरना मेरी तलाश में तुम्हें मजनू की तरह जंगल में भटकना पड़ सकता है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तो तुम खुद को लैला समझ रही हो, जिसकी तलाश में मजनू मियां जंगलों और सहराओं में भटकता फिरता है, इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम मजनू ना बनो तो सही, फिर तुम्हें मेरे लिए जंगलों और सहराओं में ना भटकना पड़ेगा, मैं खुद ही तुम तक पहुंचाऊंगी, जूलिया ने हंसते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। ठीक है, तुम जंगल में जाकर लैला बनने की प्रैक्टिस करो, तब तक मैं सामान लेकर और सवारी का कोई इंतजाम करके आता हूँ, इमरान ने मासूमियत से कहा। तो जूलिया ने हंसते हुए इस बात में सर हिला दिया। अपनी बात पर इसने इमरान को खज्जल होते देख लिया था। अगर मुझे देर लगी और रात होगी तो मैं वापस आते हुए जंगल की तरफ टॉर्च जला बुझाकर तुम्हें कौशन दूंगा। तुम भी मुझे जवाबन टॉर्च रोशन करके कौशन दे देना, ताकि मैं वाकई घोड़ों या खच्चरों के साथ भटकता ना रहूं, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इमरान जूलिया को वहां छोड़कर गांव की तरफ रवाना हो गया। इमरान के वहां से जाते ही जूलिया वापस जंगल की तरफ बढ़ गई। दोपहर गुजरी और शाम हो गई और फिर शाम के साए तेजी से ढलना शुरू हो गए। इमरान को गए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक वापस ना आया था। जो जो शाम के साए फैलकर रात के अंधेरे में बदलते जा रहे थे, जूलिया को उसकी फिक्र लाहक होना शुरू हो गई थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। गर्म लिबास पहनने और बार बार कॉफी पीने के बावजूद सर्दी की शदीद लहरें जूलिया को अपने रगों पे में उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अब खुद ही इमरान के पीछे इस गांव में चली जाए और पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर इमरान को इतना वक्त क्यों लगा है। फिर इसे दूर से रोशनी का नुक्ता सा जलता बुझता हुआ दिखाई दिया तो उसकी जान में जान आ गई। ये इमरान ही था जो मखसूस अंदाज में टॉर्च को जला बुझाकर जूलिया को कौशन दे रहा था। जूलिया ने भी कोट के जेब से टॉर्च निकाली और इमरान को कौशन देने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद उसे इमरान एक खच्चर पर सवार इस तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ एक और खच्चर भी दौड़ रहा था जिस पर बड़ा थैला लटका हुआ था। थोड़ी ही देर में वो जूलिया के करीब पहुंच गया। जूलिया ने इमरान पर टॉर्च की रोशनी डाली तो इमरान के चेहरे पर थकन के वाज़ेह तासुरात नुमाया थे। शुक्र है कि तुम मिल गई, वरना मुझे लग रहा था कि तुम्हारी तलाश में सारा जंगल ही छानना पड़ेगा, इमरान ने खच्चर से उतरते हुए कहा। तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया? कहा था ना कि रात होने से पहले आ जाना, जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में गैर मुल्क में निकाह ख्वाह को ढूंढना आसान होता है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। निकाह ख्वाह क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। सोच रहा था कि बर्फानी इलाके में आए हैं तो सैर तफरीह के दौरान लगे हाथों तुमसे निकाह ही पढ़वा लूं, लेकिन यहाँ निकाह ख्वाह तो क्या, लाख कोशिश के बावजूद छुआरे तक नहीं मिल सके, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। बात टालो मत, ये बताओ कि इतनी देर क्यों लगाई है, जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। हर तरफ ब्राइटसन के अफराद हमें ढूंढते फिर रहे हैं। खाने पीने का सामान तो मिल गया था, लेकिन 2 खच्चरों को एक साथ हासिल करना खासा मुश्किल साबित हो रहा था।
जगह जगह चेकिंग चल रही थी, इसलिए रात होने का इंतजार करना पड़ा और फिर एक अस्तबल से खामोशी से ये खच्चर निकाल कर लाया हूँ। कोई पीछे ना आ जाए इसलिए मैंने लंबा चक्कर लगाया था और दूसरे रास्तों से घूमता हुआ यहाँ पर आया। ये सब करने में जाहिर है कि वक्त तो लगना ही था, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसलिए थके हुए लग रहे हो, जूलिया ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर शगुफ्ता मुस्कुराहट देखकर सारी थकान उतर गई है, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। फजूल बातें ना करो और बताओ, अब रेस्ट करना है या आगे बढ़ना है, जूलिया ने कहा। रुकना तो खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि हर तरफ ब्राइटसन के अफराद फैले हुए हैं। मेरे ख्याल में तुमने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है, इसलिए हमें यहाँ से फौरन चल पड़ना चाहिए, इमरान ने कहा। और तुम, जूलिया ने कहा। मेरी खैर है, इस इलाके से दूर निकलकर भी मैं रेस्ट कर ही लूंगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दूसरे खच्चर पर सवार हो गई और इमरान ने खच्चर मोड़ा और एक तरफ लेकर गया और जूलिया का खच्चर भी इसीलिए इमरान के खच्चर के पीछे चलने लगा। मुसलसल और आधी रात तक खच्चर मुख्तलिफ रास्तों पर दौड़ते रहे और उसके बाद वो इस इलाके से काफी दूर निकल आए तो उन्होंने एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाल दिया। रात आराम करने के बाद वो सुबह फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। इस बार इनका ये सफर कई रोज तक जारी रहा। इमरान की कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द उचान विलेज पार कर जाए ताकि चीकाई की तरफ से पेश आने वाला खतरा टल सके। खच्चर दौड़ते रहे, हर गुजरते लम्हे के साथ वो उचान विलेज से करीब होते जा रहे थे। अचानक इमरान चौंक पड़ा क्योंकि एक पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलते ही इसे उचान विलेज नजर आ गया था। वो दर्रे में दाखिल हुए। दर्रे के एक हिस्से में मुनासिब जगह देकर उन्होंने खच्चर रोक लिया। इमरान फौरन खच्चर से उतरा और बैग से दूरबीन निकालकर तेजी से एक ऊंची चट्टान की तरफ दौड़ता चला गया। इसने जूलिया को वहीं रुकने का कहा था। ऊंची चट्टान पर पहुंचकर इमरान ने दूरबीन आंखों से लगाई और उचान विलेज का जायजा लेने लगा। ओह, उसके मुंह से निकला। उसे 15-20 पुलिस वालों को देखा था जो घोड़ों पर सवार थे और इसी जानिब आ रहे थे। उनके शानों पर राइफलें लटकी हुई साफ नजर आ रही थी। उनकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, अलबत्ता रुख दुर्रे ही की जानिब था। वो चलना में जायजा लेता रहा, फिर पलट पड़ा। बड़ी तेजी से खच्चर पर सवार होकर इसने वापसी का रास्ता इख्तियार किया था। क्या बात है, जूलिया ने पूछा। क्या तुमने कुछ नहीं देखा, इमरान ने पूछा। देखा है, कुछ लोग घोड़ों पर सवार इसी तरफ आ रहे थे, लेकिन क्या इनकी वजह से तुम वापस चल रहे हो, जूलिया ने कहा। वापस नहीं चल रहा, एक जगह मैंने एक पहाड़ी क्रैक देखा था, हम वहां आसानी से छुप सकते हैं, इमरान ने कहा। वो लोग कौन हैं? दूर होने की वजह से मैं साफ तौर पर इन्हें देख ना सकी हूं, जूलिया ने पूछा। पुलिस वाले हैं और उनका रुख इसी जानिब है, इमरान ने कहा। तो क्या इनको हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया है जो हमारी तलाश में निकल खड़े हुए हैं, जूलिया ने पूछा। ऐसा ही लग रहा है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। फिर खच्चर रोक लिया। वो क्रैक आ गया था जहां इमरान छुपना चाहता था। वो इस कटाव में दाखिल हो गए। ये बाकायदा रास्ता नहीं था, मगर खच्चर आसानी से चल सकते थे। कटाव दाहिनी जानिब मुड़ गया था। फिर चंद गज बाद रास्ता ऊपर उठने लगा। इमरान सोचा था कि अगर ये क्रैक चट्टान के ऊपर तक गया है तो इस पर मजीद आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चट्टानों पर पहुंचने के बाद दूर से आने वाले इन्हें आसानी से देख सकते थे। वो सोचता रहा, मगर रास्ता बुलंदी की तरफ नहीं गया, बल्कि कुछ आगे जाकर दुर्रे की जानिब मुड़ा और ढलवान होकर खत्म हो गया। जिस जगह रास्ता खत्म हुआ वो किसी बहुत बड़े प्याले की शक्ल की थी। इमरान खच्चर से उतर आया। तुम यहाँ रुको, मैं ऊपर जाकर एक बार फिर उन्हें चेक करता हूँ, इमरान ने जूलिया से कहा। ठीक है, जूलिया ने कहा, और इमरान किसी फुर्तीले बंदर की तरह चट्टानों पर चढ़ता चला गया। ऊपर पहुंचकर इसने एक उभरी हुई चट्टान की ओर से ओचान विलेज की जानिब देखा। वो घोड़ा सवार पुलिस वाले अब इतने करीब आ गए थे कि उन्हें बगैर दूरबीन के भी साफ देखा जा सकता था। उनकी तादाद 10 थी, बाकी 5 दूसरी साइड की तरफ निकल गए थे। इमरान ने दूरबीन आंखों से लगाई और दूर दूर तक का जायजा लेने लगा। पुलिस वालों की दूसरी पार्टी इसे दूसरी जानिब इस तरफ जाती हुई नजर आई, जिस तरफ गांव से दूर बाग और खेत नजर आ रहे थे। ये सब तो बड़ी शिद्दत से हमारी तलाश में लगे हुए हैं। लगता है हमें तलाश करने के सिवा इनके पास और कोई काम नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने करीब पहुंचने वालों को देखा। वो दुर्रे के पास एक जगह रुक गए थे। फिर इनका इंचार्ज इंस्पेक्टर इनसे कुछ कहने लगा। दूरी की वजह से वो इसकी आवाज नहीं सुन सकता था। अलबत्ता जब 4 सिपाही वहां खड़े रह गए और बाकी आगे बढ़ने लगे तो इस बात इसकी समझ में आ गई। गालिबन वो इन चारों को वहां की निगरानी पर छोड़कर आगे जा रहे थे। इमरान आगे जाने वालों का जायजा लेता रहा, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ वो दूर होते जा रहे थे। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो इमरान वापस पलटा।
जूलिया के पास पहुंचकर उसने जूलिया की सूरत हाल से आगाह किया। फिर वो दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। इस बार जूलिया भी उसके साथ थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए जिन पर साइलेंसर लगा हुआ था। वो दाहिनी जानिब वाले दोनों तुम्हारे शिकार हैं। खबरदार, निशाना खता नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है। इमरान ने 2 घोड़सवार सिपाहियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। ठीक है, जूलिया ने कहा और अपने शिकारों में से एक का निशाना लेने लगी। बाकी 2 में से एक इमरान के रिवॉल्वर की जद पर था। फायर, इमरान ने कहा। बैक वक्त 2 बार ठक ठक की आवाजें हुई। 2 शोले लपके और दो सिपाही घोड़ों से गिरते चले गए। बाकी 2 बुरी तरह बौखला गए थे। उन्होंने फुर्ती से शानों से राइफलें उतारी थी। फिर शायद वो फायरिंग करने के लिए राइफलों को अनलॉक ही कर रहे थे कि जूलिया और इमरान के रिवॉल्वरों ने फिर शोले उगले। इस बार चूंकि इनका रुख सामने की जानिब था, इसलिए गोलियां उनकी पेशानियों पर पड़ी थी। पहले राइफलें इनके हाथों से गिरी, फिर वो औंधे मुंह घोड़ों की गर्दनों पर गिरे और फिसलते चले गए। अब वहां सिर्फ 4 घोड़े सवारों ने से बेनियाज खड़े रह गए थे। इमरान चलना में इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। बागों खेतों की जानिब वाली टोली अब नजरों से ओझल हो चुकी थी। चलो, इमरान ने कहा और वो तेजी से ढलवान उतरने लगा। फिर खच्चरों पर सवार हुए और क्रैक के दहाने की तरफ बढ़े। अगर वो लोग वापस पलट आए तो क्या इन चारों की लाशें यकीन नहीं दिला देंगी कि हम यहाँ पर मौजूद हैं? जूलिया ने पूछा। ऐसा होगा, मगर जब तक वो लौटेंगे हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। अब हमारी गर्द को भी नहीं पा सकेंगे, इमरान ने कहा। शायद, जूलिया ने कहा और इमरान के जहन में एक नया ख्याल उभर आया। इसे मुर्दा सिपाहियों के पास पहुंचकर इनकी लाशें इन घोड़ों पर ला दी। फिर 2 राइफलें और फालतू कारतूस जूलिया को थमाई और अपने खच्चर पर बैठकर क्रैक की तरफ बढ़ने लगा। जूलिया को इसने वहीं रोक दिया था और चारों घोड़ों को एक दूसरे से इस तरह बांध दिया था कि वो कतार की शक्ल में आगे बढ़ते रहे। प्याली नुमा जगह पर पहुंचकर इसने घोड़ों को एक चट्टान से बांध दिया और अपने खच्चर पर बैठकर पलट पड़ा। वापसी से कबल इसने सिपाहियों की तलाशी लेकर एक ट्रांसमीटर और भारी मालियत में मकामी करेंसी अपने कब्जे में कर ली। जूलिया के पास पहुंचकर उसने एक राइफल और कारतूस की पेटी लेकर शाने से लटकाई और फिर ढलानी रास्ते पर वो आगे बढ़ने लगे। उन्होंने रफ्तार तेज ही रखी थी और हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो चांद विलेज से दूर रहकर आगे बढ़ते चले जाएं। वो अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे थे। 15-20 मिनट बाद वो चांद विलेज से खासी दूर निकल आए थे। इमरान ने रिस्ट वॉच देखी। 12 बजने वाले थे। उसने जूलिया को इशारा किया और खच्चर को एड़ लगा दी तो खच्चर हवा से बातें करने लगे। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर मौसम सर्द होने की वजह से धूप की तमाजत खुशगवार लग रही थी। वो चांद विलेज कई किलोमीटर पीछे रह गया था और वो हर गुजरते लम्हे के साथ ड्रैगन सिटी की जानिब बढ़ रहे थे। अंधेरा फैलते फैलते वो ड्रैगन सिटी के नवाह में जा पहुंचे थे। रास्ते में वो एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं रुके थे। अगर रुके होते तो अंधेरा फैलने तक वो हरगिज ड्रैगन सिटी तक ना पहुंच पाते। अब क्या ड्रैगन सिटी में इसी तरह दाखिल होंगे? जूलिया ने पूछा। नहीं, घोड़ों और राइफलों से निजात हासिल करके मकामी बाशिंदों की तरह शहर में दाखिल होना है, इमरान ने कहा। इसके लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि मेकअप भी दोबारा करना पड़ेगा और लिबास भी बदलना होगा, जूलिया ने कहा। यकीनन, इमरान ने कहा। फिर दूर तक फैले हुए खेतों और खेतों में बने अकेले मकानों का जायजा लेने लगा। वो सब नीम पुख्ता मकानात थे और इमरान को अपने मतलब की चीज नजर नहीं आ रही थी। वो कोई कार तलाश कर रहा था। अचानक वो चौंक पड़ा। दूर किसी कार की हेडलाइट्स की रोशनी नजर आ रही थी और वो कार बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रही थी। इमरान ने दूरबीन आंखों से लगा ली। ये दूरबीन नाइट टेलीस्कोप की तरह भी काम करती थी, इसलिए इमरान ने इसका एक बटन प्रेस किया और इसे नाइट टेलीस्कोप में तब्दील किया और फिर वो इस कार का जायजा लेने लगा। कार देखती वो बेख्तियार चौंक पड़ा। वो पेट्रोलिंग पुलिस की स्क्वाड कार थी और बड़ी तेजी से उन्हीं की जानिब बढ़ती चली आ रही थी। वो एक बार फिर खतरे की जद में आ चुके थे। पुलिस पेट्रोलिंग जीप लम्हा ब लम्हा इनकी जानिब बढ़ती चली आ रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।